वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2023 मैथ्स का क्लास 12th का पेपर डिस्कस करने वाले हैं एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर कोड 6541 को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए पढ़ेंगे जो MCQ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स कंडीशन दे रखी है, दैट इज इफ x इनटू में 1 2 प्लस y इनटू में यहां पे दे रखा है 2 5 इज इक्वल टू 4 9, ये दे रखा है। एंड वो कह रहा है देन x और y की वैल्यू बता दीजिए। जब हम मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो इस x की मल्टीप्लाई यहां भी और इसके साथ भी होगी, x 2x प्लस सिमिलर y की मल्टीप्लाई होगी 2y 5y इज इक्वल टू 4 9। अब यहां पर जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आएंगे x प्लस 2y और यहां पे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 4 9। सिंस बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां से x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, दिस इज फर्स्ट, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये सेकंड आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई सा भी मेथड लगा लें, सभी से ये हो जाएंगे। तो यहां पर हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। तो यहां पे आ गया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो यहां इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 5 माइनस 4 इज y एंड दिस इज 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, यहां पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू, हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं एंड वो कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। तो वो किस तरीके से दे रखी हैं, a b माइनस b a इंटू यहां पे दे रखा है a माइनस b b a, बस मल्टीप्लाई हमें कर देना है यहां पे। तो जरा देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, a इंटू a इज a स्क्वेयर, b इंटू b इज b स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए बी, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। आप यहां देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी यहां आया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 0 0 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास प्रोडक्ट करने के बाद यहां पर वैल्यू आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखिए, इफ A is a square matrix and A square is equal to A, then I plus A का स्क्वायर माइनस 3A किसके बराबर होगा। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट जो A स्क्वायर है वो A के ही बराबर आता है। देन वो कह रहा है कि I प्लस A का स्क्वायर माइनस 3A ये किसके बराबर आपका होगा। तो यहां इसको देखो, i प्लस ए का स्क्वायर मतलब i प्लस ए
इंटू आई प्लस ए माइनस 3a इज इक्वल टू आई इंटू आई प्लस आई डॉट ए, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, a डॉट आई प्लस a डॉट a माइनस 3a। आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी हो जाएगी, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स आती है, यहां पर भी, और ये हो गया a स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर है a के माइनस 3a। a प्लस a इज 3a माइनस 3a। देखो ये प्लस का 3a, ये माइनस का 3a, क्या बन जाएगा, i प्लस नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करो वही मैट्रिक्स हमारे पास आती है। सो i प्लस o इज i, तो यहां पर आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3, एक मैट्रिक्स A है जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है, दिस इज अ रो मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स A इंटू A ट्रांसपोज, तो वो कह रहा है कि A इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू बता दीजिए कि A इंटू A ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा। तो पहले हम A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो A ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दैट्स इट। नाउ A इंटू A ट्रांसपोज, दिस इज 1 2 3, दिस इज आल्सो 1 2 3, मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो पहली कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9, दिस इज 14, और 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स हमें यहां पर मिल रही है। तो A इंटू A ट्रांसपोज जो है वो आपका यहां पर सिंगलटन मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स जो 14 है यहां पर मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए, द वैल्यू ऑफ, वी हैड अ डिटर्मिनेंट x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट इसे एक्सपेंड करें, और डायरेक्ट एक्सपेंड करने में वैल्यू काफी बड़ी बनेगी क्योंकि यहां एक्स वाई कई सारे वेरिएबल्स हैं। एक आप प्रॉपर्टीज जानते हैं, तो प्रॉपर्टीज हम यहां क्या लगाएंगे जरा देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हम यहां एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ऑपरेटिंग R1, R1 में ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2, तो जरा देखिए क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे आ गया z x y 1 1 1। अब अगर हम यहां से रो 1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं, सो टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1, तो R1 में से हम डिटर्मिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहां x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल बिकम दिस, एंड यहां पे आ गया 1 1 1 z x y एंड 1 1 1। सिंपली डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, x प्लस वाई प्लस जेड इनटू में 0 इज इक्वल टू 0। अब बोलेंगे बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो पर्टिकुलर रो या दो पर्टिकुलर कॉलम एक जैसे बन जाएं तो वहां उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, आप उसे सीधा बोलेंगे कि इसकी वैल्यू 0 होगी, बिकॉज अगर दो आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हमारा आता है। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए,
द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स इज, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और वो कह रहा है कि चेक करिए इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम पहले इस मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो कैसा बनेगा, जरा समझें। जो मॉड्यूलस के अंदर दे रखा है उसको 0 के बराबर लिखो, तो क्रिटिकल वैल्यू आ गई 0, x की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 0 आ गई। तो एक केस तो आप बनाएं व्हेन x इज लेस देन 0। आप ये माइंड में क्लियर करें कि मॉड्यूलस का काम क्या होता है। मॉड्यूलस का काम होता है अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। अब आप देखो कि जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब x लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस साइन लगा देंगे और ये पॉजिटिव बन जाएगी। मान लो अंदर से -2 आ रहा है, हमने पहले से माइनस लगा दिया उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो जब x लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस x को हमने लिख दिया -x, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी 0 से बड़ा या उसके बराबर है, तो आप देखो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उसको पॉजिटिव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब ये x बन जाएगा आपका। अब आप देखो, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब x लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस माइनस साइन में ब्रेक होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो पॉजिटिव x में ब्रेक होगा। अब हमें फंक्शन मिल गया। अब हम चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। तो आप जानते हैं, देखो, व्हेन x इज लेस देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू -x। जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन है -x, बीइंग ए पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका, एक पॉलिनोमियल है, सो कंटीन्यूअस होगा। सो कंटीन्यूअस every point, continuous at every point, continuous everywhere। सेम आप लिखेंगे when x is greater than 0 fx is equal to x being a polynomial is continuous for every value। x less than 0, 0 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए ये कंटीन्यूअस है, और 0 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए ये कंटीन्यूअस है। क्योंकि 0 पर फंक्शन का बिहेवियर कुछ अलग अलग दिख रहा है, तो 0 पर हम इसको और चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 हम और चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा -x, जहां पर जो x है वो हमारा लेस देन 0 है। तो यहां पर आ गया -x। सो अब यहां हम पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 -h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और -0 -h, h की जगह 0 रख देंगे तो यहां पे आ जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL मिल गई, RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और RHL के लिए फंक्शन होगा जहां पर x ग्रेटर देन 0 है, सो दैट मींस दिस x। तो यहां पे आ गया x, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पे आ गया 0 प्लस h, तो ये आ गया 0। RHL भी मिल गया। अब यहां पर आप देखें तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट 0। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है x, तो x में 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। आप देखें कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, सो fx इज कंटीन्यूअस, fx is continuous
एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर भी क्या है, कंटीन्यूअस है। मींस वो 0 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए, 0 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए और 0 पर भी कंटीन्यूअस है। दैट मींस कंटीन्यूअस एवरीवेयर। तो वो हर जगह कंटीन्यूअस है आपका। अब आप देखें कि व्हेन डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, व्हेन x इज लेस देन 0 fx इज इक्वल टू माइनस एक्स being a polynomial is differentiable। वो डिफरेंशिएबल है आपका, डिफरेंशिएबल। तो x लेस देन 0 के लिए और जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो fx है बीइंग अ पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल। यानी x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है बीइंग अ पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 0 पर दो वैल्यूज मिल रही हैं फंक्शन की, तो यहां हमें चेक करना पड़ेगा। सो एट x इज इक्वल टू 0 हम निकालेंगे LHD, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस fa यानी f0 अपॉन x माइनस a यानी x माइनस 0। LHD के लिए फंक्शन वो होगा जहां पर x लेस देन 0 है। तो यहां पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहां पे होगा हमारा फंक्शन है x, फंक्शन है हमारे पास माइनस x। सो दिस इज माइनस एक्स माइनस f0 निकालोगे तो 0 अपॉन x माइनस 0, यानी कि ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स अपॉन एक्स, यानी कि -1। और जब यहां x ही नहीं है तो सॉल्व होके वैल्यू आ गई -1। अब आप देखो RHD, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। RHD के लिए फंक्शन क्या होगा, RHD के लिए फंक्शन होगा x और f0 आएगा 0 अपॉन x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x ओवर x यानी कि 1। अब चेक करें कि LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं है। LHD is not equal to RHD, so fx is not differentiable, fx is not differentiable at x is equal to 0। 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट 0 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए और 0 से छोटी सभी वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल है। तो आप लिखेंगे कंटीन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। केवल x इज इक्वल टू 0 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है और बाकी सभी जगह ये क्या है आपका डिफरेंशिएबल है। यानी कि आप ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे जो सेम दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए, इफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आई, पावर में से कम हो गया, और साइन का करेंगे सो दिस इज कॉस एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का करेंगे सो 3x स्क्वायर। तो आप देखें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब cos x क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये यहां पर आपके पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी। इसके बाद
क्वेश्चन 8 देखिए जो इंटीग्रेशन से है, e की पावर 5 log x dx। ये एकदम एक इजी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहां इसको थोड़ा सा टैकल कर रखा है। कैसे? आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, यानी जो फंक्शन की पावर है वो आगे आ जाएगी, दिस विल बिकम n log m। और अगर log के आगे n लिखा हुआ है तो वो फंक्शन की पावर में चला जाएगा, सो ये 5 फंक्शन की पावर में आ जाएगा। सो दिस विल बिकम e log x की पावर 5 dx। e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो x की पावर 5 dx। अब x की पावर 5 का इंटीग्रेशन तो इजी हो गया, यहां पे आएगा x की पावर 6 over 6 प्लस c, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 क्या है? इफ 0 to a 3x square dx is equal to 8 then find the value of a। तो आप a की वैल्यू हमें बता दीजिए। ओके, आप देखें तो इसका इंटीग्रेशन आप कर लो और फिर हम कंपेयर करेंगे इसको। तो 3 को तो बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाई 3 और 0 to a इज इक्वल टू 8। इस 3 को बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट में लिमिट्स नहीं रखी जाती। 3 over 3 a क्यूब माइनस 0 इज इक्वल टू 8। सो यहां से आ गया a क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी कि a क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब। सो विच इंप्लाइज अगर पावर्स इक्वल हैं तो बेस भी इक्वल होंगे, तो यहां से जो a की वैल्यू है वो हमें 2 मिल गई। सिंपल इंटीग्रेशन करना था एंड a की वैल्यू हमें निकालनी थी। क्वेश्चन 10 देखिए क्या कह रहा है? द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल दीजिए। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो क्या है हमारे पास? वो है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। अब यहां आप देखें तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप क्या करें कि दोनों तरफ x से डिवाइड कर दें, यहां भी और यहां भी। तो ये x इसके अपॉन में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहां आ गया 1 अपॉन x इंटू वाई एंड यहां आ गया 2x, एक पावर कैंसिल हो गई, सो 2x। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट विद जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां पर जो p है वो तो आ गया -1 बाई एक्स और जो q है वो आ गया 2x। And now we have to find the integrating factor. So integrating factor होता है e की पावर p dx, यानी e की पावर -1 बाई x dx। 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर log x, और log के सामने कोई भी वैल्यू हो तो वो फंक्शन में चली जाती है, e log x की पावर -1। आप बताएंगे बिकॉज log m की पावर n होता है n log m। यहां पे जो फंक्शन की पावर है वो आगे आ जाती है, या आगे जो लिखी हुई है वो फंक्शन की पावर में चली जाएगी। e से log कैंसिल हो गया, x की पावर -1 यानी 1 अपॉन x। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1 अपॉन x होगा। क्वेश्चन 11 देखिए। द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। द ऑर्डर एंड डिग्री, अब वो देखो क्या कह रहा है, इफ डिफाइंड, मतलब उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज डिफाइंड नहीं है, वरना वो कहां लिखता है हर क्वेश्चन में, इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो है d2y ओवर dx स्क्वेयर का स्क्वेयर
प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स साइन डी वाई बाई डी एक्स। दैट्स इट। अब देखिए जरा इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बता दीजिए। तो ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट है, तो ऑर्डर तो यहां हो गया 2, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री। तो आप समझें कि जब ऐसा केस हो कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स दे रखी हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ई की पावर में दे रखी हो, रूट दे रखा हो, जो पावर है वो फ्रैक्शन में हो, देन ऐसे केसेस में हम लिखते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्योंकि जब हम साइन को बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो डी वाई बाई ये एक इन्फिनिट एक्सपेंशन इसका बनता है। जब हम साइन का एक्सपेंशन करते हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स उसके अंदर होती हैं एंड पावर इंक्रीज होती हुई जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स एंगल की। तो हम ये नहीं बता सकते कि वहां पर इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि डिग्री नॉट डिफाइंड इन सच टाइप ऑफ केसेस। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए, अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। एक वेक्टर हमें दे रखा है एंड उसके अलोंग हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। सो लेट उस वेक्टर को हम मान रहे हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस 3k कैप। अब इस वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर निकालना है, तो पहले आप निकाल लें इसका मॉड्यूलस। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का 9 रूट 25 यानी कि 5। अब आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग, इसके अलोंग, या फिर पैरेलल बोल दें या फिर इन द डायरेक्शन बोल दें, एक ही बात है। आई रिपीट माई वर्ड्स, यूनिट वेक्टर अलोंग, पैरेलल बोल दें या ऐसा बोले कि इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज गिवन बाई, एक ही मतलब होता है, सभी को सेम तरीके से निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस। यानी जिस वेक्टर के अलोंग निकालना है, इन द डायरेक्शन निकालना है, पैरेलल निकालना है, उसको उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो तो जो वेक्टर मिलेगा वो उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर होगा। सो दिस इज 4i कैप माइनस 3k कैप अपॉन इसका मॉड्यूलस इज 5। सो 1/5 4i कैप माइनस 3k कैप, दैट्स इट। तो ये इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर यहां पे आ गया। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन। कब होगा जरा समझे। यहां पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा दे रखा है और वो कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। आप समझें कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। इनको दोनों को इधर ले आओ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू cos थीटा। और अब वो कह रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। अब आप समझे कि ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो वैल्यू इन पर डिपेंड नहीं करेगी, वैल्यू डिपेंड करेगी इन पर। वो कह रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें। तो जरा देखो cos थीटा की जो वैल्यू है
वो कहां से कहां होती है, -1 to 1 के बीच में होती है। ये इसकी रेंज होती है कि -1 to 1 होगी। अगर ये cos थीटा पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो पूरी टर्म नेगेटिव बन जाएगी। मतलब जो पूरी वैल्यू है वो इस cos थीटा पर डिपेंड कर रही है। अब आप चेक कर लो, ए ऑप्शन है आपके पास थीटा इज फ्रॉम 0 to π/2, ओके, एंड बी ऑप्शन है आपके पास 0 थीटा π/2, सी ऑप्शन है आपके पास थीटा 0 to π, एंड डी ऑप्शन है आपके पास थीटा 0 to π। आप चेक करो, 0 to π मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव बन जाएंगी, लेकिन ये वाले तो नहीं होंगे। फिर कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2, बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव होता है। बट 0 पर क्या वैल्यू मिलेगी इसकी, 0 अगर आप रखोगे तो cos 0 होता है 1, यानी पॉजिटिव रहेगा। π/2 रखोगे तो 0 है, अब देखो 0 के बराबर भी वैल्यू चलेगी। तो यहां पे आप ऑप्शन बी को इसमें टिक करेंगे कि जब थीटा 0 to π/2 यहां पर होगा देन उस केस में ये आपका पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन 14 देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PQR फ्रॉम द y एक्सिस। हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज PQR, इसकी हमें क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, कहां से, y एक्सिस से। दिस इज y एक्सिस। अब देखो मान लो इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया y एक्सिस पर, अगर मुझे इस परपेंडिकुलर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएं तो फिर मैं PQR और उसके बीच में फॉर्मूला लगाऊंगा और बात बन जाएगी। तो आप समझें कि यहां पर जो y एक्सिस पर ये पॉइंट है वो किस टाइप का होगा, वो आपका होगा यहां पर 0, y, 0, इस टाइप का होगा। मतलब y एक्सिस पर केवल y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी, x और z दोनों ही उस पर 0 होंगे। और एक और कंसेप्ट आप समझें कि मान लो कोई लाइन है आपके पास, दिस इज लाइन L, वो x एक्सिस के साथ तो आपका अल्फा एंगल, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। सो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा हमारे पास उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। यानी हमें एंगल की जानकारी मिल जाए तो फिर हम उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस के ही प्रोपोर्शनल क्या होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज, तो हम वो भी निकाल पाएंगे। अब जरा समझो कि यहां पर y एक्सिस की वो बात कर रहा है। y एक्सिस जो है x और z दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि y एक्सिस का x एक्सिस के साथ एंगल होगा 90 डिग्री, cos 90। सो cos 90 इज 0110 एंड गामा भी 90 होगा, सो cos 90 इज 0। और कोई भी एक्सिस या लाइन अपने साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री बनाती है, सो cos 0 इज 1। सो डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज ऑफ y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए 0, 1, 0। अब डायरेक्शन कोसाइंस के ही सम m मल्टीपल होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, तो हम इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। drs ऑफ y एक्सिस, अब मैं कह रहा हूं कि 1 टाइम मल्टीप्लाई ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो 1 टाइम मल्टीप्लाई यानी यही क्या हो गए, उसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब y एक्सिस की आप इक्वेशन निकाल सकते हैं जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड डायरेक्शन रेशियोज हैं ये। सो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस वो होगी x माइनस 0 y माइनस, ओके इसको नाम देना कुछ y1,
y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस 0 और डायरेक्शन कोसाइंस है 0 1 0। अब ये वो तरीका हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने वाला। इसको सम लैम्डा के बराबर मानो, कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू y1 एंड z इज इक्वल टू 0। ये आपके मान लिया कि इस पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर द सम टाइम। तो यहां पर पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं हम, डी आर्स ऑफ पी क्यू 2 पॉइंट फॉर्म से। मान लो हमारे पास x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 दो पॉइंट हैं, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सो 0 माइनस p इज माइनस p, y1 माइनस q एंड माइनस r, ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज। अब हमारे पास इस लाइन y एक्सिस के भी डायरेक्शन रेशियोज हैं और पी क्यू के भी डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर दो लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता है। सो हम बोलेंगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, सो यहां पर क्या होगा माइनस p इंटू 0 प्लस 1 इंटू y माइनस क्यू प्लस 0 इंटू माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये तो 0 बन गया, q को इधर ले जाएंगे सो y इज इक्वल टू q। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q वो आ गए 0 q 0। दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट q। और जैसे ही हमें ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गए तो अब हम इनके बीच में सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे। सो पी क्यू इज इक्वल टू 0 माइनस पी का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 0 माइनस आर का स्क्वायर। आप चेक करें, दिस इज पी स्क्वायर प्लस 0 प्लस आर स्क्वायर यानी कि रूट पी स्क्वायर प्लस r square. This is the perpendicular distance of the point PQR from the y-axis. क्वेश्चन केवल y-axis के साथ नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपका x-axis के साथ भी बन सकता है, z-axis के साथ भी बन सकता है। कंसेप्ट यही फॉलो अप करना है और फिर आप किसी के साथ भी इसको निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 15 देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इनइक्वेशन। हमारे पास एक इनइक्वेशन दे रखी है दैट इज 3x प्लस 5y इज लेस देन 7। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे। सो ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो यहां इसका ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, जरा देखिए कैसे। दिस इज x, दिस इज y, x को 0 रखोगे तो y मिलेगा 7/5 और y को 0 रखोगे तो x मिलेगा आपको 7/3। तो इसका ग्राफ हम इजीली यहां पर बना पाएंगे, जरा देखिए कैसे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6। 7/5 का मतलब क्या है 1.4 x 0 y 1.4 यहां पर सम होगा आपका। दूसरा है 3 से 1 टाइम 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2.1 2.6 यानी यहां पे कहीं होगा। सो इन दोनों पॉइंट से आप लाइन को पास करवाएंगे और आप समझें कि लाइन आपको डॉटेड बनानी है, क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये कैसी है, हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। यहां भी बता देते हैं हम, दिस इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये दो इनइक्वालिटीज जो हैं वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती हैं जहां पर इज इक्वल टू का साइन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है डॉटेड लाइन का, कि इस लाइन का कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन में नहीं होगा।
तभी तो उसने इक्वल टू का साइन नहीं दिया कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के अंदर जो लाइन हम बना रहे हैं उसका कोई भी जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता, बट जबकि जो आपकी ये इस तरह की इनइक्वालिटीज बनती हैं इनको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 7 आया होगा, तो हमने एलपीपी में वहां पर डार्क लाइन बनाई थी क्योंकि वहां इज इक्वल टू का साइन था। और इज इक्वल टू का साइन होने का मतलब यही है कि वहां पर उस लाइन के पॉइंट्स भी सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड होंगे। दैट्स द मीनिंग। स्लैक इनइक्वालिटी में होंगे, स्ट्रिक्ट में नहीं होंगे। तो हमें यहां पर डॉटेड लाइन बनानी है। अब हमें चेक करना है कि कौन से वाला पार्ट सॉल्यूशन में होगा। तो ओरिजिन इस तरफ आ रहा है, ओरिजिन को रख लो यहां पर 0 प्लस 0 इज लेस देन 7। क्या यह बात सही है? यह बात सही है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब चेक कर लो, ओपन हाफ प्लेन है, हाफ प्लेन ऊपर की तरफ, हाफ प्लेन नीचे की तरफ। तो ये ओपन हाफ प्लेन है आपका जिसमें लाइन के पॉइंट्स नहीं हैं एंड ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है। तो इसके आंसर में आप पढ़ेंगे पहला ऑप्शन, होल एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइंग ऑन दिस। होल एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन तो नहीं होगा, पूरा एक्स वाई प्लेन कहां आ रहा है इसके अंदर। बी, होल एक्स वाई प्लेन अलोंग द पॉइंट्स, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लाइन जो ये है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, इसका तो एक भी पॉइंट सॉल्यूशन में नहीं है। अगला है ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ दिस लाइन। एग्जैक्टली, ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो आप बोलेंगे ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन एक्सेप्ट पॉइंट्स ऑफ द लाइन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। इस लाइन के पॉइंट्स को छोड़ते हुए ओपन हाफ प्लेन जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है वो इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स सेटिस्फाइज बोथ द इनइक्वेशंस। दो इनइक्वेशंस हमें दे रखी हैं, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब वो कह रहा है कि कौन सा पॉइंट इन इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम बारी बारी रख के चेक कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट इन इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो सबसे पहले है -2,4। तो यहां रखेंगे x की जगह -2 यानी -4 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये आ रहा है 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। सही है, सेट बात सही हो रही है। दूसरे में और रखते हैं -2 प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। देखिए 6 ना तो 8 के बराबर है ना उससे बड़ा है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो पॉइंट नहीं है। दूसरे वाला पॉइंट चेक करेंगे, दैट इज 3,2। तो 3,2 को यहां रखोगे, 3 2 जा 6 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 8 यानी 8 इज लेस देन इक्वल टू 10। इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें और रख लो 3 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 यानी 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 7 ना तो 8 के बराबर है और ना उससे बड़ा है, यानी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमें वो पॉइंट चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। -5,6 -10 प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 10 -4 इज लेस देन इक्वल टू 10। इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -5 प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 यानी कि 7 इज ग्रेटर देन, नहीं हो रहा सेटिस्फाई। लास्ट वाला चेक करो, दैट इज 4,2।
पहले वाले में रखो 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो 10 से छोटा तो नहीं है बट बराबर है, क्योंकि यहां इज इक्वल टू का भी साइन है। अब दूसरे वाले में रख लो x 4 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन डी 4,2 ही वो पॉइंट है जो दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद क्वेश्चन 17 देखिए, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर देन, डायरेक्शन कोसाइंस हमें दे रखे हैं दैट आर, उसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN हमें दे रखे हैं 1/a 1/a 1/a। तो वो कह रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू यानी हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। एंड वी नो दैट कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया 3/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, स्क्वायर इधर आएगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ a। तो ये यहां पर a की वैल्यू आ रही है, आप इस ऑप्शन को यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 18 देखिए, the probability that A speaks the truth is 4/5 and B speaks the truth is 3/4। A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और B के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक फैक्ट को स्टेट करते हुए। तो पहले मैं कुछ मान लेता हूं, फिर हम समझेंगे। लेट A denotes the probability, A denotes the event of A speaking the truth। A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, speaking the truth। B denotes the event of B speaking the truth। हमने A इवेंट मान लिया कि A सच बोले, B इवेंट मान लिया कि B सच बोले। तो A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5, B के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी PA कॉम्प्लीमेंट यानी 1 - PA और वो होगी 1/5, PB कॉम्प्लीमेंट यानी 1 - PB, B के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी। अब आप समझो, probability that they contradict, अब देखिए कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है। अब कॉन्ट्राडिक्शन आपने बहुत देखा होगा, कॉन्ट्राडिक्शन ही चल रहा है हर जगह, किसी भी न्यूज चैनल पर देखो, कहीं भी आप 4 लोगों को इकट्ठा देखो तो कॉन्ट्राडिक्शन ही कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होता है भाई, एक तो है जैसे पॉलिटिक्स पर करते हैं मोस्टली कि एक बोलेगा कि ये सही काम कर रही है, एक बोलेगा कि ये गलत काम कर रही है ये पार्टी, ये एक बोलेगा कि ये इसके सारे काम गलत हैं, दूसरा बोलेगा सही है। आप देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन हो कब रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कब हो रहा है, एक दूसरी बात कह रहा है, एक दूसरी बात कह रहा है। अब देखो सच क्या है झूठ क्या है उसका कुछ नहीं पता, पता नहीं कौन क्या काम कर रहा है, बट कॉन्ट्राडिक्शन तभी होता है जब एक सच बोल रहा हो और एक झूठ बोल रहा हो। अब सच झूठ हमें नहीं पता कि कौन बोल रहा है, बट आप माने कि 2 आदमी हैं, उनमें से एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, तो उनके विचार नहीं मिलेंगे क्योंकि बात तो सही वही है जो है, तो उनके विचार नहीं मिलेंगे। अगर ये सच बोले ये झूठ बोले तो भी उनके विचार नहीं मिलेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन होगा। अगर विचार नहीं मिलेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन तभी होता है जब एक सच बोल रहा हो और एक झूठ बोल रहा हो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा, ए सच बोले बी झूठ बोले तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, या फिर ए झूठ बोले बी सच बोले। आई रिपीट माई सेल्फ कि ए सच बोले बी झूठ बोले तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, और ए झूठ बोले बी सच बोले
तो भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा, मतलब बातें अलग अलग होनी चाहिए। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए है हमारा 4/5 इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट है 1/4 और ये है हमारा 1/5 इंटू 3/4। LCM is 20, 4 plus 3 is equal to 7/20. So probability that they contradict is 7/20. Question 19 देखिए, all trigonometric functions have their inverses over their respective domains and the inverse of tan inverse x exists for some x belongs to R. आप समझें कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 हो। फंक्शन आपका 1 हो एंड ऑन टू हो तो हमारा जो फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करता हूं, दैट इज सम y इज इक्वल टू साइन एक्स। y के साइन एक्स की जो डोमेन है वो आपकी रियल नंबर्स होती है। 0 यहां पे ले लो π/2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई एंड यहां ले लो 0 1 2 एंड 1 2। यहां -1 से 1 के बीच में साइन के अंदर हम वैल्यू रखते हैं तो वो -1 से 1 के बीच में आती है। डोमेन होती है रियल नंबर एंड को डोमेन होती है -1 to 1। अब आप समझें कि जब साइन में हम 0 वैल्यू रखते हैं तो भी 0 मिलता है, पाई रखते हैं तो भी 0 मिलता है इसकी नेचुरल डोमेन पर, यानी 2 पॉइंट पर सेम वैल्यू मिल रही है। मतलब इस केस में जो फंक्शन है वो 1 तो था ही नहीं, और जब वो 1 नहीं था तो उसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकता था? तो वहां ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं था। और फिर हमने क्या किया, इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया। कहां से कहां तक? -π/2 टू π/2 इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, और तब उस केस में हर एलिमेंट की हमें यूनिक इमेज मिली। तो -π/2 टू π/2, और तब हमें वैल्यू मिल रही थी कहां से? -1 से 1। तब ये फंक्शन 1 और ऑन टू बना, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया। यानी असर्शन क्या कह रहा है कि उनकी रेस्पेक्टिव डोमेन्स पर, इस डोमेन पर क्या ये इन्वर्टिबल था? नहीं था। हमने इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया तब जाके कहीं ये फंक्शन इन्वर्टिबल बना, तो ये असर्शन तो गलत हो गया। ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स। और वो कह रहा है द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू R। डेफिनेटली tan इनवर्स x की डोमेन होती है रियल नंबर और को डोमेन होती है -π/2 टू π/2। तो सही बात है, A इज फॉल्स, R इज ट्रू। दिस इज ट्रू यहां पर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 20 देखिए, द लाइन्स R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B2 है, आर परपेंडिकुलर व्हेन B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0। तो चेक कर लेते हैं। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के वेक्टर हैं B1 वेक्टर और दूसरी के हैं B2 वेक्टर, और जब हमें इनके बीच का एंगल निकालना हो, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर ओवर V1 वेक्टर का मॉड्यूलस B2 वेक्टर का मॉड्यूलस। इनके बीच में एंगल निकालना है। एंगल इज π/2, तो cos π/2 क्या होगा हमारे पास? एंगल इज π/2, सो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 का मॉड्यूलस B2 का मॉड्यूलस। cos π/2 होता है 0, इसको इधर ले जाएंगे, सो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। उनके डायरेक्शन रेशियोज वाले वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो उस केस में आपके जो लाइंस हैं वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। मतलब A इज ट्रू। और रीजन क्या कह रहा था? थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस इज, बिल्कुल
इसी से तो हमने पता लगाया है। सो A इज ट्रू, R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A की ही ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।